Hello everyone, this side Mayank Junjunwala from IIT Kanpur. Today we are going to discuss relations and functions chapter 1 from NCERT exemplar book. So basically this chapter is the first chapter of the book. Why? Because अपन आगे जाके जो भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं इसमें तो दिस चैप्टर comes in use in each and every chapter. Why? Because this is very basic and you need to brush up the concepts here only so that you can do well in the coming chapters. So basically this is the main thing. This is the main juice of each and every chapter, you can say, and you need to do this one very frankly, very saying very. Why? Because this chapter comes in use in each and every chapter. So let's start with the introduction part and then we will come on to exercises. So basically, what is a relation? So relation is something like we define a relation from A to B. So हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं A क्रॉस B से. How is in the sense like मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा कोई रिलेशन है तो मैं उसको ये नहीं बोलता कि वो मेरा ए से बी में जा रहा है. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब वो ए से बी में जाएगा तो मैं उसको ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करता हूँ. तो ये मेरा बेसिकली रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जस्ट. ठीक है. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो ये चीज हो गई. दूसरी चीज मैं ये बोल रहा हूँ कि रिलेशन जो होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं: रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक. रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव ये होते हैं कि मेरे को कोई फंक्शन दिया हुआ है कि वो ए से बी में जा रहा है, तो अगर वो फंक्शन ए से ए में भी जा रहा होगा, मतलब इसका जो फिजिकल मीनिंग है वो जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. लेकिन बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा फंक्शन कोई दिया हुआ है कि वो ए से बी में जा रहा है तो वो ए से ए में भी जाना चाहिए. अगर मेरा फंक्शन इज गोइंग फ्रॉम ए टू ए देन इट इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है. देन कमिंग ऑन टू सिमेट्रिक पार्ट. व्हाट इज सिमेट्रिक? अगर मेरा फंक्शन ए से बी में जा रहा है तो मेरा फंक्शन बी से ए में भी जाना चाहिए, मतलब दोनों आपस में वाइस वर्सा होना चाहिए. इसमें फंक्शन इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी देन इट शुड आल्सो गो फ्रॉम बी टू ए. अगर ये चीज होल्ड करती है तब मेरा फंक्शन सिमेट्रिक है, एल्स नहीं है. ठीक है. तो ये दो चीज हो गई, रिफ्लेक्सिव हो गई, सिमेट्रिक हो गई. नाउ कमिंग ऑन टू ट्रांजिटिव पार्ट. ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव में ये होता है कि मेरा फंक्शन अगर ए से बी में जा रहा है और मेरा फंक्शन बी से सी में जा रहा है तो मैं बी को हटा दूंगा तो मेरा फंक्शन ए से सी में भी जाना चाहिए बेसिकली. अगर ये चीज होल्ड करती है तो मेरा फंक्शन ट्रांजिटिव है. मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे को दिया हुआ है कि ए इज गोइंग टू बी एंड बी इज गोइंग टू सी देन ए शुड ऑल्सो गो टू सी, तभी मेरा फंक्शन ट्रांजिटिव कहलाएगा. ठीक है. तो ये तीन कंडीशन होती है. और अगर मेरा फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है तो फिर मैं उसको बोलता हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन. तो ये चीज रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली यही चीज इंपॉर्टेंट है रिलेशन में. अगर आपको ये तीन चार डेफिनेशन आती है रिलेशन में देन रिलेशन पार्ट इज इजी. देन गोइंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ फंक्शन. टाइप्स ऑफ फंक्शन में भी चार फंक्शंस के मेन टाइप होते हैं जो आपको पता होना चाहिए: वन वन, ऑन टू, मेनी वन और मतलब वन वन को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव. ऑन टू को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव. और अगर ऑन टू नहीं है फंक्शन तो वो इनटू होगा. वन वन नहीं है तो मेनी वन होगा. अब वन वन क्या होता है? वन वन ये होता है कि एक एक्स की वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू होगी बेसिकली. क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू होगी. तो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू. अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो फिर हमेशा मेरा एक्स वन और एक्स टू बराबर रहेंगे. समझ में आया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा x1 और x2 होल्ड कर रहा है, अगर मेरा x1 और x2 बराबर है तो मेरा f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर होगा, क्योंकि एक x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू आएगी. अगर ऐसा होल्ड कर रहा है तब तो मेरा फंक्शन वन वन है, अदरवाइज मेनी वन है. मतलब अगर एक x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू आ रही है देन वी कैन से माय फंक्शन इज वन वन, अदरवाइज इट इज मेनी वन. ठीक है. दूसरी चीज पे जाते हैं, सर्जेक्टिव या ऑन टू. ऑन टू क्या होता है? जब मेरी रेंज और कोडोमेन बराबर होती है तो मैं बोलता हूँ कि मेरा फंक्शन ऑन टू है. व्हाट इज रेंज एंड कोडोमेन? रेंज इज बेसिकली, मान लो कि मेरा फंक्शन जा रहा है रियल नंबर से नेचुरल नंबर में, तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो पूरी मेरी रेंज हो गई. कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है कि मान लो मेरे को कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, तो जब भी मैं एक्स की वैल्यू डाल रहा हूँ तो जो मुझको एफ एक्स की वैल्यूज मिल रही है उसको मैं बोलता हूँ कोडोमेन. तो अगर मेरी कोडोमेन और मेरी रेंज बराबर है, मतलब ओवरलैप कर रही है, लेट्स से मेरे को दिया हुआ है कि मेरी रेंज है 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर्स और जो मेरी कोडोमेन है वो आ रही है 1 से लेकर 9 तक की, लेकिन वो 10 बच रहा है ना, तो वो ओवरलैप नहीं कर रहा है. तो जब भी मेरी रेंज और कोडोमेन हमेशा बराबर होगी तब उसको मैं बोलूंगा ऑन टू. और अगर एक भी एलिमेंट बच रहा होगा तो फिर वो मेरा फंक्शन हो जाएगा इन टू, मतलब तब वो सर्जेक्टिव नहीं रहेगा. सर्जेक्टिव और ऑन टू एक ही चीज होती है. बेसिकली रेंज और कोडोमेन अगर बराबर होगी तो वो ऑन टू होगा, अदरवाइज इट वुड बी इन टू. ठीक है. तो ये एक चीज थी. फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स जो जा रहा है एक्स से वाई में, तो वो अगर ऑन टू भी है और
वन वन भी है, अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करती है तो मैं उसको बोलता हूँ बाइजेक्टिव। इफ फंक्शन इज बोथ ऑन टू एंड वन वन तो उसको मैं बोलता हूँ बाइजेक्टिव, ठीक है। फिर कंपोजिशन फंक्शन सिंपल है, इसको मैं जी ऑफ एफ एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ, एंड इट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, बेसिकली वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये एक चीज होती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनवर्टिबल फंक्शन, फंक्शन इनवर्टिबल कब होता है? फंक्शन इनवर्टिबल तब होता है जब वो बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव इन द सेंस, अगर मेरा फंक्शन ए से बी में जा रहा है, ए से बी में नहीं जा रहा, मतलब अगर मेरा फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है, तब मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाएगा, जैसे मैंने आपको भी बताया। अगर मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी मैं उसको इन्वर्टिबल बोल सकता हूँ। इन्वर्टिबल इन द सेंस, अगर मेरा एफ होल्ड करता है तो मेरा एफ इनवर्स भी होल्ड करेगा, उसको मैं बोलता हूँ इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। बाकी ये बाइनरी ऑपरेशन अपन लोग पढ़ेंगे आगे जाके। Then moving ahead, what we can say is, okay, so अब यहाँ पे थ्योरी खत्म होती है, अपन लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। So let's start with the very first question. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? Let A equal to ABC and relation R is defined as follows. Then write minimum number of ordered pairs to be added in R to make R reflexive and transitive. समझ में आया? मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कितने ऑर्डर पेयर्स मेरे को डालने चाहिए आर में, ताकि मेरा आर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो जाए। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर ए होल्ड कर रहा है तो ए कॉमा ए भी होल्ड करना चाहिए, वो मेरा होल्ड कर रहा है, ठीक है। बी होल्ड कर रहा है तो बी कॉमा बी भी होल्ड करना चाहिए, लेकिन बी कॉमा बी नहीं है, तो मेरे को इसमें एक तो बी कॉमा बी ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बी कॉमा बी मुझको ऐड करना पड़ेगा, ठीक। फिर सी है तो सी कॉमा सी भी होल्ड करना चाहिए, लेकिन सी कॉमा सी भी नहीं है, तो वो भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। सी कॉमा सी भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक। फिर अब ये हो गया रिफ्लेक्सिव, तो हो गया सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव क्या होता है? ए कॉमा बी होल्ड कर रहा है, बी कॉमा सी होल्ड कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी होल्ड करना चाहिए। देखो ए कॉमा ए होल्ड कर रहा है, ए कॉमा बी होल्ड कर रहा है, तो ए कॉमा बी होल्ड करना चाहिए, ठीक है वो तो। फिर ए कॉमा बी होल्ड कर रहा है, बी कॉमा सी होल्ड कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी होल्ड करना चाहिए, लेकिन ए कॉमा सी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो मेरे को ए कॉमा सी भी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को ए कॉमा सी भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा फंक्शन हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो मुझको मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पे पूछे थे जो मुझे ऐड करने हैं, तो कितने ऐड करने पड़ रहे हैं? 3 ऐड करने पड़ रहे हैं। तो बेसिकली इसका आंसर हो गया 3, ठीक। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। देन कमिंग ऑन टू सेकंड वन। सेकंड में मुझसे क्या बोला है? लेट डी बी द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन बाय एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे को डोमेन लिखनी है। ओके, तो मैं इसको डोमेन कैसे लिखूंगा? मेरे को पता है कि मेरे रूट के अंदर कभी भी मेरी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, बेसिकली वो क्या तो जीरो होगी क्या तो पॉजिटिव होगी। तो मेरे पास कंडीशन क्या है? मेरे पास कंडीशन ये है कि जो मेरा 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, दिस थिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक। तो बेसिकली इसको मैं सोचता हूँ कि 25 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो बेसिकली क्या हो जाएगा ये? यहाँ पे मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5 से 5 के बीच, और मैं स्क्वायर ब्रैकेट को लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने इक्वल टू भी अलाउड है, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, या थर्ड में नेक्स्ट पेज चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, थर्ड में क्या बोला है? मेरे को एफ ऑफ जी दिया हुआ है, आर से आर जा रहा है, बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड जी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो मेरे को बताना है जी ऑफ एफ क्या होगा। तो ये भी सिंपल है, जी ओ एफ में क्या होगा, बस मेरे को जी में जितने भी एक्स उस जगह मेरे को एफ डाल देना है। बेसिकली मैंने जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर -2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर -2, 2x प्लस 1 स्क्वायर -2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 -2, ठीक। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, सॉरी, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x -1, ओके। तो ये हो गया मेरा थर्ड का आंसर। नाउ गोइंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या बोला है? मेरा कोई फंक्शन है वो जा रहा है रियल टू रियल में, मेरे को एफ एक्स दिया हुआ है, तो मुझसे एफ इनवर्स पूछा है, ठीक है। मेरे को क्या दिया हुआ है?
मेरे को दिया हुआ है कि जो मेरा एफ एक्स है दैट इज इक्वल टू 2x-3, 2x-3। ठीक। तो बेसिकली जो मेरा, इसको मैं y मान लेता हूँ, मेरा y इज इक्वल टू 2x-3, मुझे दिया हुआ है। ठीक है। अब बेसिकली मेरे को एफ इनवर्स हो जाता है। एफ इनवर्स जब भी मुझसे पूछता है तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे को y इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है उसको मैं x इक्वल टू समथिंग लिखता हूँ। तो x इक्वल समथिंग जो होता है वही मेरा एफ इनवर्स होता है बेसिकली। तो इसको मैं उस फॉर्म में चेंज करता हूँ। कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा y+3 इक्वल टू 2x, y+3 इक्वल टू 2x। ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा x इक्वल टू y+3/2, y+3 अपॉन 2। ठीक है। तो ऐसे होता है मेरा। यहाँ पे मेरा एफ इनवर्स एक्स कितना हो गया? एफ इनवर्स एक्स, अब मैं वापस y को x से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरा एफ इनवर्स एक्स हो गया x+3/2। ठीक है। तो ये हमेशा मल्टी डिवाइड रख लेना, एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालते हैं। तो y इक्वल टू समथिंग दिया रहेगा उसको मैं x इक्वल टू समथिंग में चेंज कर दूंगा, तो ये समथिंग हो जाएगा मेरा एफ इनवर्स। अब अगर एफ इनवर्स y होता तो ये होता है y+3/2, एफ इनवर्स x है तो ये हो जाएगा x+3/2। ठीक है। तो दिस वन इज सिंपल, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 में क्या बोला है? 5 में बोला है कि कोई ए दिया हुआ है, ABCD, और मुझको फंक्शन दिया हुआ है, मेरे को इसका इन्वर्स लिखना है। सिंपल है ना, जैसे मैंने ऊपर बताया, एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो बेसिकली। तो ये तो सिंपल है, एक लाइन का आंसर है इसका। जो मेरा एफ इनवर्स रहेगा उसमें उस वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो, एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो। इट वुड बिकम ए कॉमा बी की जगह हो जाएगा बी कॉमा ए कॉमा बी की जगह हो जाएगा बी कॉमा ए। ठीक। फिर बी कॉमा डी की जगह हो जाएगा डी कॉमा बी, डी कॉमा बी। ठीक। फिर सी कॉमा की जगह हो जाएगा ए कॉमा सी, ए कॉमा सी। ठीक। फिर डी कॉमा सी की जगह हो जाएगा सी कॉमा डी। ठीक। तो ये चीज हो जाएगी मेरी एफ इनवर्स एक्स। क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक्स को वाई से रिप्लेस कर दिया, वाई को एक्स से रिप्लेस कर दिया, और मुझको ये मिल गया। ठीक है। तो ये हो गया मेरा 5th क्वेश्चन। तो अब चलते हैं 6th पे। 6th में क्या बोला है? कोई फंक्शन है एफ, वो जा रहा है रियल टू रियल में, तो मुझको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो मेरे को एफ ऑफ एफ एक्स बताना है। तो बेसिकली ये जी ऑफ एफ एक्स की तरह ही है जो मैंने थर्ड में किया था, बस इसमें उसी फंक्शन को वापस इसने ले लिया। तो बेसिकली मेरे को बताना है एफ ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं दो बार एफ एक्स लूंगा। पहले तो मैं एफ ऑफ एक्स की जगह जब जहां जहाँ पे एक्स है उसको मैं एफ एक्स से रिप्लेस कर दूंगा बेसिकली। तो एक्स स्क्वायर -3x+2 है ना, तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर -3f(x+2)। ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब मैं एफ ऑफ एक्स की जगह डाल दूंगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर -3x+2 बेसिकली। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x+2, इसका स्क्वायर -3 टाइम्स वापस एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर -3x+2, एक्स स्क्वायर -3x+2, और यहाँ पे आ जाएगा +2। ठीक। तो ये हो गया मेरा। अब मैं इसको खोल के लेता हूँ, इसको जब मैं खोलूंगा तो इसका मैं फाइनल आंसर दे रहा हूँ। तो इट वुड कम आउट टू बी इक्वल टू x⁴ -6x³ +10x², ठीक, -3x। तो ये हो जाएगा मेरा एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू। आई होप समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक्स को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, फिर जो वापस एफ ऑफ एक्स आया उसकी जगह मैंने वापस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दी। ठीक है। तो ये हो गया मेरा 6th वाला। अब मैं चलता हूँ 7th पे। 7th में क्या बोला है? मेरे को बोला है कि कोई जी दिया हुआ है 1,1, 2,3, 3,5 एंड 4,7। सॉरी। तो फिर मुझसे बोला है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो एक चीज मुझे ध्यान रखना, अगर एक एक्स की वैल्यू से मुझे 2 वाई की वैल्यू मिल रही है,
एक एक्स की वैल्यू से मुझे दो वाई की वैल्यू मिल रही है, y1 और y2। तो इसको मैं कभी फंक्शन नहीं कहूंगा, तो ये चीज कभी फंक्शन नहीं हो सकती। लेकिन वो चीज ऐसा हो रहा है कि दो एक्स की वैल्यू से एक वाई मिल रहा है, मतलब x1 x2 से एक वाई मिल रहा है, तो ये मेरा फंक्शन है, इसको मैं फंक्शन कह सकता हूँ। लेकिन एक से दो वाई नहीं मिल सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे चेक कर लो, वन के लिए वन, टू के लिए थ्री, थ्री के लिए फाइव और फोर के लिए सेवन, हर एक्स के लिए अलग अलग वाई मिल रहे हैं, तो ये चीज फंक्शन है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया यस। ठीक, फिर मुझसे बोला है कि जी एक्स को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ ऐसे, अल्फा एक्स प्लस बीटा। जी एक्स इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स एक्स प्लस बीटा। ठीक, तो अब मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ। जी ऑफ वन क्या है मेरा, जी ऑफ वन वन के बराबर ही है, तो वन इज इक्वल टू एक्स के लिए वन डाला तो अल्फा प्लस बीटा, ये यहाँ पे एक इक्वेशन। मैं डालता हूँ जी ऑफ टू, जी ऑफ टू है थ्री के बराबर, तो थ्री इज इक्वल टू, क्योंकि जी ऑफ टू है तो थ्री इज इक्वल टू टू अल्फा प्लस बीटा। अब मैं एक काम करता हूँ, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू टू। ठीक है, और मतलब दो इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। अब तो बीटा आ गया -1। ठीक है, ये मुझे पूछा था, और मेरा जी ऑफ एक्स क्या हो गया, मेरा जी ऑफ एक्स हो गया अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो हो जाएगा 2x -1। ठीक है, रियली सिंपल क्वेश्चन। बस ये ध्यान रखना कि कब हम फंक्शन बोलते हैं, कब हम फंक्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेवेंथ वाला। अब मैं चलता हूँ एट्थ पे। एट्थ में क्या बोला है, आर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन, क्या ये फंक्शन है, अगर है तो इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, मैपिंग कौन सी है वो मुझे पता करना है। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं, एक्स कोमा वाई। एक्स इज अ पर्सन, वाई इज द मदर ऑफ एक्स। एक्स कोई पर्सन है और वाई उसकी मदर है, तो ये तो फंक्शन हुआ ना, क्योंकि एक पर्सन की एक ही बायोलॉजिकल मदर होती है, स्टेप मदर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ मदर की बात हो रही है, तो बायोलॉजिकल मदर की बात हो रही है। तो अपन जानते हैं कि किसी एक पर्सन की एक ही बायोलॉजिकल मदर हो सकती है, तो एक एक्स के लिए एक ही वाई पॉसिबल है, तो बेसिकली फर्स्ट वाला तो फंक्शन है। सेकंड वाला में देखते हैं, सेकंड वाले में बोला है ए इज अ पर्सन, बी इज एन एंसेस्टर ऑफ ए। ए कोई पर्सन है और बी इज एन एंसेस्टर ऑफ ए, तो ये मुझे पता है कि कोई बच्चा है उसको तो बहुत सारे एंसेस्टर हो सकते हैं, दादा, परदादा, पर दादा, या फिर दादी, परदादी, ऐसे करके हम एक के लिए एक एंसेस्टर हो नहीं सकता, एक ही के लिए बहुत सारे बी हो सकते हैं, मतलब एक एक्स के लिए बहुत सारे वाई, बहुत सारे बी पॉसिबल है, बहुत सारे वाई पॉसिबल है। तो मैंने आपको बताया जब एक एक्स के लिए बहुत सारे वाई पॉसिबल होते हैं उसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलते हैं। तो सेकंड वाला तो फंक्शन ही नहीं है, तो सबसे पहले लिखता हूँ सेकंड वन इज नॉट अ फंक्शन। सेकंड वाला जो है, सेकंड वन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक, हम फर्स्ट वाला फंक्शन और फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। पहले लिख रहा हूँ सेकंड वन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक, फर्स्ट वाला फंक्शन है, फर्स्ट वाले में अपने को चेक करना है कि वो इंजेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है। इंजेक्टिव होता है वन वन और सब्जेक्टिव होता है ऑन टू। तो मेरे को पता है कि वन वन तो है, मतलब एक एक्स के लिए एक ही वाई हो सकता है, तो ये तो पक्का है कि जो मेरा फंक्शन है वो वन वन है। नहीं नहीं, एक मिनट, वन वन है कि नहीं है, नहीं वन वन नहीं है, क्योंकि ये तो हो सकता है ना, मतलब एक बच्चे के लिए एक ही माँ होगी, लेकिन एक माँ के तीन बच्चे तो हो सकते हैं ना। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तीन चार एक्स के लिए एक वाई हो सकता है, उसको हम लोग फंक्शन ही बोलते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि एक एक्स के लिए दो वाई नहीं हो सकते, लेकिन दो एक्स के लिए एक वाई हो सकता है। तो बेसिकली एक मदर के टू थ्री सन्स हो सकते हैं, तो ये वन वन नहीं है। क्यों, क्योंकि दो तीन एक्स के लिए एक वाई पॉसिबल है, मतलब एक मदर के दो तीन चाइल्ड हो सकते हैं ना बेसिकली, इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि ये वन वन नहीं है, मैनी वन है, क्योंकि दो तीन एक्स के लिए एक वाई हो सकता है। तो पहली चीज तो हो गई कि ये मैनी वन है, और दूसरी चीज बात हो रही है सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव भी है, क्योंकि बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, जो अपने को दिया हुआ है कि एक्स वाई है, और वाई हमेशा, मतलब जो मेरी रेंज है वो वाई है, और जो मेरी कोडोमेन है वो भी वाई है इस केस में, क्योंकि हमेशा मदर है वो वाई के बराबर ही है, और जो मेरी को रेंज दिया हुआ है वो वाई के बराबर दिया हुआ है। सो बेसिकली ये वन वन तो नहीं है, मैनी वन है, लेकिन सब्जेक्टिव है। तो जो फर्स्ट वाला है, इट इज द फंक्शन विच इज वन, मैनी वन मतलब वन वन नहीं है, मैनी वन एंड सब्जेक्टिव।
सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। ठीक है, मेन्यू वन एंड सर्जेक्टिव। ठीक, तो ये हो गया मेरा एट वाला। आगे चलते हैं नाइन्थ पे। नाइन्थ में क्या बोला है? इफ द मैपिंग्स एफ एंड जी आर गिवन बाय दिस एंड दिस देन राइट एफ ओ जी। अगर मेरे को ये मैपिंग्स दी हुई तो मुझे एफ ओ जी लिखना है, तो ये भी सिंपल है, एफ ओ जी लिखना है ना। ये थोड़ा सिंपल है और एक्चुअली इंटरेस्टिंग भी है। तो देखो, एफ ओ जी कैसे लिखूंगा मैं? मेरे को दिया हुआ है एफ ओ जी लिखना है, तो बेसिकली जो मेरे एक्स हैं वो मेरे जी से आएंगे, बेसिकली जो जी ऑफ एक्स है वो मेरे होंगे एफ ऑफ एक्स के लिए एक्स। ठीक है, तो लिखते हैं इसको हम। बेसिकली इसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एफ ओ जी है, तो एफ ओ जी में जो एफ ओ जी की डोमेन होगी वो होगी जी की डोमेन, और जो रेंज होगी वो होगी एफ वाली रेंज। तो बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पे मैं लिखूंगा, पहले मैं लिखता हूँ एफ ओ जी में कौन कौन सी एक्स पॉसिबल है। तो एफ ओ जी एक्स, तो यहाँ पे कौन कौन से एक्स पॉसिबल है जो जी की डोमेन में आ रहे होंगे। जी की डोमेन में कौन कौन से एक्स आ रहे हैं? टू, फाइव और वन आ रहे हैं। तो बेसिकली मेरे को तीन चीज निकालनी पड़ेगी, एफ ओ जी टू, फिर मेरे को निकालना पड़ेगा एफ ओ जी फाइव, और फिर मेरे को निकालना पड़ेगा एफ ओ जी वन। तो बेसिकली मेरे को निकालना पड़ेगा एफ ओ जी फाइव, एफ ओ जी टू और एफ ओ जी वन, क्योंकि मेरी जो डोमेन होगी वो जी वाली डोमेन के बराबर होगी। तो हो जाएगा एफ ओ जी वन। ठीक, तो ये बेसिकली है। अब हमको लिखना है एफ ओ जी टू। तो एफ ओ जी टू किसके बराबर होगा? जी ऑफ टू क्या है? जी ऑफ टू है थ्री के बराबर। तो बेसिकली ये हो जाएगा एफ ऑफ थ्री के बराबर। ठीक है, समझ में आया ना? जो डोमेन होगी वो जी की होगी, इनर फंक्शन की डोमेन होती है। फिर जी ऑफ फाइव, जी ऑफ फाइव है वन के बराबर, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ वन के बराबर। ठीक, फिर जी ऑफ वन, जी ऑफ वन है थ्री के बराबर, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ थ्री के बराबर। ठीक है, तो बेसिकली एफ ऑफ थ्री कितना है? एफ ऑफ थ्री है फाइव के बराबर, तो एफ ऑफ जी टू हो जाएगा फाइव, एफ ऑफ वन हो जाएगा टू के बराबर, वन कॉमा टू है, थ्री कॉमा फाइव है, और एफ थ्री की वापस फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा टू के लिए फाइव के बराबर, टू कॉमा फाइव। अब मैं एफ ओ जी देखूंगा। ठीक है, तो टू से आ रहा है फाइव, फाइव से आ रहा है टू, कॉमा फाइव से आ रहा है टू, और वन से आ रहा है फाइव। वन से क्या आ रहा है? वन से आ रहा है फाइव। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा एफ ओ जी। आई होप समझ में आया होगा। बेसिकली सिंपल था और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ पे। तो टेंथ में क्या बोला है? टेंथ में बोला है that C with a set of complex numbers prove that the mapping f going from C to R is given by fz is equal to mod z for all z is neither one one nor not two। ठीक है, मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है f of z mod z के बराबर है, f of z is equal to mod z। ठीक, तो मुझे प्रूफ करना है कि ये नाइदर वन वन है नॉट ऑन टू है। तो मैं कोई भी एक z ले लेता हूँ, जो भी अपना मन करे। कोई भी एक z ले लो, जो भी तुम्हारा मन करे। लेट्स से मैं ले लेता हूँ थ्री प्लस फोर आई। जेड लेना ना, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में मेरे को एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो लेट्स से मैंने जेड ले लिया थ्री प्लस फोर आई। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा बराबर मॉड ऑफ थ्री प्लस फोर आई। ठीक है, और मॉड कैसे निकालते हैं? अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा ही होगा। मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं? मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स है थ्री, थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन, वाई है फोर, फोर का स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन, नाइन प्लस सिक्सटीन हो जाएगा ट्वेंटी फाइव। तो बेसिकली इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा फाइव। ठीक है, अब मैं यही चीज लेता हूँ थ्री माइनस फोर आयोटा के लिए। थ्री माइनस फोर आयोटा के लिए, मतलब आपको दिख गया होगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, फिर भी मैं करके दिखाता हूँ। जो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा मॉड ऑफ थ्री माइनस फोर आयोटा। ठीक है, इसके बराबर होगा। अब मेरे को पता है इसका मॉड भी वही आएगा, क्योंकि माइनस तो स्क्वायर रूट के प्लस जाएगा ना बेसिकली। तो ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर नाइन, और माइनस फोर का स्क्वायर वापस सिक्सटीन, माइनस फोर का स्क्वायर वापस सिक्सटीन, तो ये वापस फाइव के बराबर ही आ रहा है। तो दो एक्स है, क्योंकि एक वाई मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वन वन तो रहा नहीं, तो ये मिनिमम हो गया। फिर मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि ये ऑन टू नहीं है, मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। तो मेरे को पता है कि जो इसकी रेंज है
वो मुझे दिया हुआ है। 1 सेकेंड। ठीक है, तो मुझको जो रेंज दी हुई है, मेरे को रेंज दी हुई है, इट इज गोइंग फ्रॉम C to R। बेसिकली रियल नंबर की रेंज है। लेकिन मेरे को पता है कि जो मॉड जेड है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। जो मॉड जेड है, क्योंकि मॉड जेड है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो बेसिकली जो मेरी पूरी रियल नंबर की रेंज है, वो पूरी कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव वाली रेंज कवर कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मेरी रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, क्योंकि जो मेरा आंसर है कोडोमेन है, वो मेरी हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। लेकिन जो मेरी रेंज है वो पूरी रियल नंबर है, और रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो यहाँ पे जो रेंज और कोडोमेन है वो बराबर नहीं है। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। सॉरी। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक, दैट्स व्हाई इट इज नॉट टू ऑल्सो। सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या बोल रहे हैं? लेट द फंक्शन f गोइंग फ्रॉम r to r be defined by fx equal to cos x। वापस शो करना है कि इट इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का दिया हुआ है मुझे। मुझे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक, तो मुझे पता है वन वन के लिए मैं क्या प्रूफ करता हूँ। मैं वन वन के लिए प्रूफ करता हूँ कि अगर मेरा एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू बराबर है, तो मेरा एक्स वन और एक्स टू बराबर आना चाहिए। अगर मेरा एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू बराबर है, तो मेरा एक्स वन और एक्स टू बराबर आना चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूँ मेरा फंक्शन वन वन है। क्योंकि अगर दो एक्स के लिए सेम वाई आ रहे हैं, तो फिर वो मेरा फंक्शन वन वन नहीं हुआ। तो अगर ये कंडीशन होल्ड करती है, तो एक्स वन और एक्स टू बराबर आना चाहिए, तभी मेरा फंक्शन वन वन कहलाएगा। देन एक्स वन शुड बी इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ एक्स वन एक्स टू बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैं लेता हूँ कॉस ऑफ एक्स वन। कॉस ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स टू। ठीक है, लेकिन अपने को पता है कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन है, और वो हमेशा टू एन पाई के बाद रिपीट करता है। तो मैं बेसिकली एक्स टू को लिख सकता हूँ कि एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन प्लस माइनस टू एन पाई। मेरे को पता है ना वो टू पाई के बाद रिपीट करता है। मतलब एन कैन बी एनी जीरो वन टू थ्री फोर ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को पता है जब भी मेरा एक्स टू इसके बराबर होगा, तो मेरा कॉस बराबर होगा, क्योंकि कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन है ना। कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन है, अगर नहीं पता तो। कॉस रिपीट करता है अपनी वैल्यूज टू पाई के बाद, देखो रिपीट कर रहा है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो बेसिकली एक्स टू और एक्स वन बराबर नहीं है। मतलब बराबर भी हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं भी हो सकता। तो ये कंडीशन हमेशा होल्ड नहीं कर रही है। क्योंकि ये कंडीशन हमेशा होल्ड नहीं कर रही, तो मेरा फंक्शन वन वन तो नहीं है। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये सर्जेक्टिव भी नहीं है। अब मेरे को दिया हुआ है कि इसकी रेंज रियल टू रियल है। मतलब मेरे को दिया हुआ है ना कि रियल टू रियल जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम आर टू आर। मतलब इसकी रेंज तो हो गई पूरी आर, लेकिन मेरे को पता है जो मेरा कॉस एक्स फंक्शन होता है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ के बीच में लाई करता है। तो ये होता है वन, ये होता है माइनस वन। तो जो भी मेरा कॉस एक्स फंक्शन है, उसका जो कोडोमेन है, कॉस एक्स फंक्शन की जो कोडोमेन है, मतलब जो मेरा हमेशा कॉस एक्स करके जो आंसर आएगा, वो माइनस वन और वन के बीच में लाई करेगा। दैट इज इक्वल टू माइनस वन इंक्लूडेड से लेके वन इंक्लूडेड तक। ये आती है मेरी कोडोमेन। लेकिन ये पूरी रियल नंबर्स को तो कवर कर नहीं रही। वन के बाद वाले सारे पॉजिटिव नंबर्स और माइनस वन के पहले वाले सारे नेगेटिव नंबर्स, उसको तो कवर कर नहीं रही। तो ये पूरी रियल नंबर को तो कवर कर नहीं रही है। तो यहाँ पे भी रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। तो सिंस रेंज और कोडोमेन यहाँ पे बराबर नहीं है, तो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज ऑल्सो नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 11th वाला। अब मैं आगे चलता हूँ 12th पे। क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th में क्या दिया हुआ है? 12th में दिया हुआ है लेट एक्स इक्वल टू वन टू थ्री एंड वाई इक्वल टू फोर फाइव। फाइंड वेदर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ एक्स प्लस वाई आर फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू वाई और नॉट। ठीक है, तो मेरे को एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स क्रॉस वाई दिया हुआ है, सॉरी। एक्स क्रॉस वाई है 1,4 1,5 2,4 3,5। ठीक है, मतलब पहले मैं एक्स क्रॉस वाई लिख लेता हूँ क्या क्या हो सकता है। तो जो मेरा एक्स क्रॉस वाई है, उसमें क्या क्या हो सकता है? एक्स क्रॉस वाई में हो सकता है 1,4, 1,4, क्योंकि मैं वन से फोर पे जा सकता हूँ। मतलब ए एक्स की वैल्यू से एक्स जो एक्स की वैल्यू है वो हो जाएगी मेरी, जो मेरी एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरी डोमेन, और जो मेरी वाई की वैल्यू हो जाएगी मेरी कोडोमेन। तो 1,4 हो सकता है, 1,5 हो सकता है। ठीक है,
ये होता है एक्स क्रॉस वाई की, मतलब अगर नहीं पता हो तो देख लेना। फिर 2,4 होता है, 2,5 हो सकता है। 2,4, 2,5, मतलब जो मेरी एक्स की वैल्यू वो बना रही है मेरी डोमेन, और जो मेरी वाई की वैल्यू है वो बना रही है मेरी कोडोमेन। ठीक है। और हो सकता है 3,4 और 3,5। तो एक्स क्रॉस वाई में ये वाले एलिमेंट्स पॉसिबल है, 3,4 और 3,5। ठीक। तो ये तो हो गया मेरा एक्स क्रॉस वाई। मुझे चेक करना है जो मुझे दिया हुआ है वो है कि नहीं है। पहले वाले में मुझे दिया हुआ है 1,4 है इसमें, 1,5 है इसमें, 2,4 है इसमें, और 3,5 है इसमें। तो इसमें चारों एलिमेंट्स है। तो लेकिन 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 अपन लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चारों फंक्शन तो है, मतलब एक्स क्रॉस फाइव में ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे एलिमेंट्स में है। लेकिन अपन एक और चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू के लिए दो वाई की वैल्यू है। और ये मैंने आपको भी बताया था कि एक एक्स की वैल्यू के लिए दो वाई की वैल्यू नहीं हो सकती। यहाँ पे बताया था मैंने, एक एक्स की वैल्यू के लिए दो वाई की वैल्यू नहीं हो सकती, तब उसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे वही चीज हो रही है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एक एक्स की वैल्यू के लिए, मतलब एक वन के लिए दो वैल्यू आ रही है, 4 और 5। तो पहला वाला फंक्शन तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। फर्स्ट वन इज नॉट अ फंक्शन। सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड वाले में दिया हुआ है 1,4, ठीक है। 2,4, ठीक है। और 3,4, ठीक है। तो यहाँ पे 1,4, 2,4, 3,4 है। ये सारी वैल्यूज एक्स क्रॉस फाइव में भी आ रही है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि किसी एक्स के लिए दो वाई की वैल्यूज हो। तो सेकंड वाला इज अ फंक्शन, जी इज अ फंक्शन। ठीक है। फिर अपन लोग चलते हैं एच पे। एच में बोला है 1,4, 2,5 और 3,5। 1,4 है, 2,5 है, 3,5 है। ठीक है। और अपन लोग आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वही चीज है कि मतलब यहाँ पे y की वैल्यू रिपीट कर रही है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि y की वैल्यू रिपीट कर सकती है, मतलब दो एक्स के लिए एक वाई की वैल्यू हो सकती है, लेकिन एक एक्स के लिए दो वाई की वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एक तो इसमें सारे जो वैल्यूज है वो एक्स क्रॉस वाई से भी है, और ये फंक्शन की कंडीशन को भी होल्ड कर रहा है। तो एच इज ऑल्सो वैलिड फंक्शन। ठीक है। फिर 1,4 और 2,5। 1,4 है, 2,5 है। बट यहाँ पे अपने को एक चीज है कि यहाँ पे थ्री की कोई अपन ने प्री इमेज नहीं दी, थ्री की अपन ने कोई इमेज नहीं दी। मतलब मेरे को पता है कि मेरे एक्स में थ्री भी लाइक कर रहा है, लेकिन मेरा वाई जो इसमें के है उसमें मेरे को नहीं दिया हुआ 3, समथिंग। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये एक वैलिड फंक्शन है वाई, बिकॉज थ्री की जो थ्री है उसके लिए मेरे को कुछ नहीं दिया हुआ। सो सिंस फंक्शन जो इसमें फंक्शन है के, उसमें नॉट ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो थ्री है उसकी कोई इमेज नहीं है, मतलब थ्री के लिए मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया उसकी कोडोमेन। तो इट इज नॉट अ फंक्शन बेसिकली। तो इसमें जो वैलिड फंक्शन है वो है जी और एच, और एफ और के वैलिड फंक्शन नहीं है। और रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो ये हो गया मेरा 12th वाला। आगे चलते 13th पे। 13th में क्या बोल रहा है? सॉरी, 13th में दे आर सेइंग if function f going from a to b and function g going from b to a satisfy g o f equal to I a, then show that f is 1 1 and g is on 2। ठीक है। तो मैं आसानी से देख सकता हूँ कि एफ और जी आपस में एक दूसरे के इन्वर्स है, क्योंकि एक जा रहा है ए से बी में। देखो, एक जा रहा है ए से बी में और एक जा रहा है बी से ए में। तो जी और एफ आपस में एक दूसरे के इन्वर्स है, ये मैंने देख लिया। ठीक है। जो जी इज इनवर्स ऑफ एफ, तो मैं इसको जी को ऐसे लिख सकता हूँ, एफ इनवर्स ऑफ एफ। मेरे को पता है कि जी और एफ इनवर्स है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जी का इनवर्स एफ और एफ का इनवर्स एफ जी है। तो ये तभी होता है जब मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, मैंने आपको बताया था। जब मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी मैं बोल सकता हूँ कि वो इन्वर्टिबल है। इनवर्स और इन्वर्टिबल एक ही चीज होती है। और बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव ये होता है कि वो वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो हेंस एफ इज वन वन एंड ऑन टू, एंड जी इज ऑल्सो वन वन एंड ऑन टू। तो ये कंडीशन होल्ड करती है। तो 13 वाला तो अपन लोग मतलब बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड बाय, बिकॉज एफ एंड जी आर इन्वर्टिबल। एफ एंड जी आर इन्वर्टिबल, वाई? बिकॉज एक ए से बी में जा रहा है, एक बी से ए में जा रहा है, इसलिए एफ एंड जी आर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल है तो वो बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो वो वन वन ऑन टू है। सो they are bijective and hence one one and on two. So they are bijective, और bijective का मतलब होता है वन वन एंड ऑन टू। बाइजेक्टिव। ठीक। तो ये हो गया 13th वाला। 14 पे चलते हैं। 14th में क्या बोला है? 14th में बोला है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 14th में बोला है
Let f going from R to R be the function defined by fx equal to 1 upon 2 minus cos x. Then find the range of f. तो मुझे range of f बतानी है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, मेरे को बेसिकली रेंज ऑफ बतानी है ना, तो एफ ऑफ एक्स का दिया हुआ है मुझे। एफ ऑफ एक्स मुझे दिया हुआ है 1/2 माइनस कॉस एक्स, 1/2 माइनस कॉस एक्स, ठीक, ये मुझे दिया हुआ है। तो मुझको पता है कि जो मेरी कॉस एक्स होती है, मेरी कॉस एक्स की रेंज होती है, अब मैं ऐसे लेके चलूंगा एक एक एलिमेंट को। कॉस एक्स की रेंज होती है 1 से -1 के बीच में, 1 से -1 के बीच में, ठीक। तो माइनस कॉस एक्स की रेंज क्या होगी, माइनस कॉस एक्स की रेंज होगी, ये भी 1 से -1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में जाएगी। बस मेरे को एक माइनस मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, तो ये भी -1 से 1 के बीच में जाएगी, ठीक। तो 2 माइनस कॉस एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 2 माइनस कॉस एक्स की रेंज जाएगी, मतलब दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, तो ये जाएगी 3 से लेके 1 तक। 2 माइनस 1 इज 1 ना, ठीक है। अभी इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 माइनस कॉस एक्स। एक एक स्टेप करते करते मैं 1/2 माइनस कॉस एक्स तक पहुंच रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को पता है रेसिप्रोकल करने पर साइन पलट जाता है, तो हो जाएगा 1/3, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1, 1/1 1 के बराबर है। तो बेसिकली इसकी रेंज जो है ये 1/3 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि 1/3 और 1 इंक्लूडेड है, 1/3 कॉमा 1, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 14th वाले का आंसर। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो 15th वाला एक्चुअली में थोड़ा लेंदी है, तो आई थिंक वी कैन डू दिस वन इन अवर नेक्स्ट सेशन। सो आई होप जो मैंने आपको आज पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। बेसिकली मैंने ये बताया कि पहले तो मैंने आपको बताया कि रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है उसमें अपन लोग पढ़ते क्या है। मेन चीज वही है, रिफ्लेक्सिव में ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, और फंक्शंस में 1 1 ऑन टू, इनटू और मेनी वन, ये 3 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी तो दिस चैप्टर इज बेसिकली सिंपल, बस आपको ये टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है, क्योंकि दिस टर्मिनोलॉजीज आगे जाके जो आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें भी यूज में आएगी, ठीक है। तो जो मैंने आपको आज पढ़ाया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड थैंक यू देन।